एक्सेसिबल विजन सोसाइटी यूट्यूब चैनल। इतिहास। यूरोपियन कंपनियों का स्थापना का क्रम। 1. पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी। 2. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 3. डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी। 4. डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। 5. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। 6. स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम तथा पहला कारखाना। 1. पुर्तगाल कोच्चि केरल। 2. डच मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। 3. इंग्लैंड सूरत गुजरात। 4. डेनमार्क त्रावणकोर केरल। 5. फ्रांस सूरत गुजरात। 6. स्वीडिश खालिस्तान। निम्नलिखित कंपनियों में केवल फ्रांस की कंपनी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ही सरकारी थी। इसकी स्थापना लुई 14वां के समय हुई थी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अरब देश भारत से मसालों का व्यापार करके अधिक मूल्य में यूरोपियन देशों को बेचते थे। अतः यूरोपियन देशों ने अरब देशों से होकर भारत आने की कोशिश की, किंतु अरब देशों ने विरोध किया। अतः पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा पहले अफ्रीका के केप होप गुड होप पहुंचा, जहां उसे एक गुजराती नाविक मिला। उसी गुजराती नाविक ने वास्को डी गामा को भारत आने का मार्ग बताया। तब 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरीन ने उसका बहुत स्वागत किया और उसकी जहाज को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा ने कुछ और मसाले खरीदे, जिन्हें वह यूरोप में बेचकर 60 से 64 गुना मुनाफा कमाया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, किंतु मलेरिया बीमारी के कारण भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1503 ईस्वी में
पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीत लिया। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त कर भारत भेजा। अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत एस्तार्दो डी इंडिया नामक एक मजबूत नौसेना का गठन किया तथा संपूर्ण हिंद महासागर को जीत लिया और हिंद महासागर से व्यापार करने वाली जहाजों से कार्तेन नामक कर लिया तथा जो जहाज यह कर नहीं देते थी उन्हें पुर्तगाली लूट लेते थे। आपको बता दें कि जो इंडिया में क्षेत्र था पुर्तगालियों के अधीन उसको एस्तार्दो डी इंडिया कहा जाता था। इसी कारण पुर्तगाली नौसेना का नाम एस्तार्दो डे इंडिया मिलता है। अल्मोड़ा वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका, अतः इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अलबुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। अलबुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहते हैं। इसने बीजापुर के शासक से ही गोवा जीत लिया था। अलबुकर्क का विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से अच्छे संबंध थे। घोड़ों का व्यापार होता था। अलबुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रेरित किया था। अलबुकर्क ने अपनी राजधानी कोच्चि को बनाई। अलबुकर्क ने 3G मॉडल लागू किया। 3G मॉडल के अनुसार गोल्ड, ग्लोरी, पहला 3G गॉड अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार करना। 2 गोल्ड अर्थात अधिक से अधिक धन कमाना। 3 ग्लोरी अर्थात यूरोप में अधिक से अधिक ख्याति प्राप्त करना। अलबुकर्क के बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूनह बना। इसने अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित की और दमन व द्वीप को जीत लिया। पुर्तगालियों ने भारत में कोच्चि, गोवा, दमन व द्वीप पर कब्जा किया था। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में भारत आए और सबसे बाद में 1961 में भारत छोड़कर गए। गोवा को 1961 में विश्व क्यूबन मिसाइल संकट के समय भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम भारत में तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ करवाई थी। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम
1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी तथा मुफ्त में बाइबल वितरित करवाई थी ताकि ईसाई धर्म का प्रचार हो सके तथा गोवा में कैथेड्रल चर्च की भी स्थापना की थी। पुर्तगाली व डच ने बंगाल की खाड़ी को अपना लूट का अड्डा बना लिया था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया तथा दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई बंदरगाह मिल गया जिसे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। अतः पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि लेने लगे और कालांतर में इंडोनेशिया को अपना गुलाम बना लिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 डच ने पहली बार भारत में 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की और सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया और उनकी सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। फिर डच इंडोनेशिया चले गए। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित की थी। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के रामपुर में स्थापित की। डेनिश की व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था, अतः 1645 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों को बेच दिया था। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के समय हुई थी। यह सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोली थी। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली थी। फ्रांसीसियों ने
बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। इस शहर के वास्तुकार फ्रांसिस मार्टिन थे। यह शहर 4 भागों में है, जो अब 4 जिले हैं। 1. मुख्यालय पुडुचेरी, उत्तरी तमिलनाडु में स्थित सबसे बड़ा। 2. कराईकल, तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित। 3. माहे, केरल में स्थित सबसे छोटा। 4. यनम, आंध्र प्रदेश उत्तर में स्थित। ये सभी संयुक्त रूप से पांडिचेरी कहलाते हैं। ये 1956 में पूर्णतः फ्रांसीसियों से स्वतंत्र हुए थे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत फ्रांस का गवर्नर बनकर आया था। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुए थे। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में, यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध में हुआ था, में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। फ्रांसीसियों का भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं हुआ, किंतु वे आजादी के बाद तक पांडिचेरी में 1956 तक रहे थे। जब फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत पर नहीं रहा तो वे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम चले गए, जिन्हें कालांतर में फ्रांसीसियों ने गुलाम बना लिया था। अतः इन देशों को संयुक्त रूप से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी, ये भारत में अपना अधिक विस्तार नहीं कर पाए और अपनी कंपनियों अंग्रेजों को बेच गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने की थी। इस समय मुगल गद्दी पर अकबर था। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया था। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में अपनी एक और व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ और दहेज में मुंबई बंदरगाह मिल गया। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ किया गया। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चारनाक ने की थी। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मेगना कार्टा कहा जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को विजित कर लिया तथा 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के पास आ गई तथा बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू हो गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पूर्णतः पराजित कर दिया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी पूर्णतः पराजित कर दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर होने लगा। 1857 की क्रांति। जनता के मन में लंबे समय से भड़कती हुई असंतोष की भावना जब किसी प्रबल तात्कालिक कारण के कारण विद्रोह या आंदोलन का रूप ले लेती है और इन आंदोलनों या विद्रोह के बाद एक व्यापक परिवर्तन आता है तो उसे क्रांति कहते हैं। किसी भी व्यवस्था में अचानक आने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। आंदोलन किसी विशेष मांग के लिए लोगों की एक भीड़ को आंदोलन कहा जाता है और जब आंदोलन में अत्यधिक हिंसा भड़क उठती है तो वह विद्रोह का रूप ले लेता है। 1857 की क्रांति की भी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी, जिसके कई कारण थे। ये हैं
सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महाल बाड़ी, रैयत बाड़ी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों को अत्यधिक शोषण किया, अतः भारतीय किसानों के मन में भी क्रांति की भावना प्रबल हो गई। धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का भारत में अत्यधिक प्रचार प्रसार किया, अतः धार्मिक असंतोष हो गया। प्रशासनिक कारण। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। पेंशन व्यवस्था बंद कर दी। गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बनाया। जैसे अन्य कारणों के कारण विद्रोह की भावना को बल मिला। तकनीकी कारण। रेल, डाक, तार तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगे। सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा कान में बाली पहनने पर रोक लगा दी, जिस कारण सैनिकों में विद्रोह की भावना आ गई। भारतीय सैनिकों को अधिक ऊंचे पदों पर भर्ती नहीं किया गया, जिससे अंग्रेजों के प्रति उनका आक्रोश और अधिक बढ़ा। तत्कालिक कारण। अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाए, जिसमें बंदूक के कारतूस के कवर को मुंह से फाड़कर कारतूस अर्थात गोली को बंदूक में डाला जाता था। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय व सूअर की हड्डी का चूरा मिला है, जिस कारण सैनिकों का विद्रोह होना तय हो गया। हिंदू धर्म में गाय सबसे पवित्र है, जबकि इस्लाम धर्म में सूअर सबसे अपवित्र हैं। बदखोम का अर्थ होता है सूअर। गाय से सर्वाधिक चर्बी व सूअर से सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त
चर्बी का मिश्रण कारतूस पर लगाया जाता था ताकि कारतूस पर जंग ना लगे। सेना में कई बटालियन अर्थात छावनी होती है, जिनमें निम्न हैं: 1. कैवेलरी घुड़सवार, 2. आर्टिलरी तोप, 3. इन्फेंट्री पैदल सैनिक, 4. मैकेनाइज इन्फेंट्री बख्तरबंद गाड़ियों टैंकों वाली सेना, 5. एविएशन हेलीकॉप्टर, 6. सिग्नल कोर दूरसंचार, इंजीनियर कोर निर्माण कार्य, मेडिकल कोर चिकित्सा, 9. सप्लाई कोर आपूर्ति। अब एक कारतूस का चित्र समझा रहा हूं। कारतूस में सबसे आगे नुकीला नोकनुमा ठोस बुलेट होता है, जो किसी ठोस धातु का बना होता है। उसके पीछे बारूद भरी होती है और सबसे पीछे प्राइमर होता है, और प्राइमर से आग जल्दी लगती है बंदूक के ट्रिगर से, और फिर बारूद जलती है। परिणाम स्वरूप गोली आगे भगती है। क्यों? क्योंकि बारूद निकलने का रास्ता नहीं रहता है, और जो ट्रिगर लगता है बंदूक से तो वो भी नली से होकर के गोली को आगे गति करने के लिए प्रेरित करता है। अब बंगाल के बेरखपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया, लेकिन उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट होम्स को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बेरखपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के कारण सारे सैनिकों में विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और रोटी व कमल के फूल से संदेश फैलाया। किंतु मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंचे। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को अपने कब्जे में ले लिया तथा बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व मनुबाई अर्थात झांसी की रानी ने किया था।
झांसी की रानी बनारस की रहने वाली थी। ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ था। ग्वालियर की राजधानी झांसी थी। पटना से विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने भी विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया। अतः कुछ दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई थी। (1857) का विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति 1. दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय निकलसन व हडसन। 2. लखनऊ बेगम हजरत महल कैंपबेल। 3. कानपुर नाना साहब तथा तात्या टोपे कैंपबेल। 4. झांसी मनुबाई ह्यूरोज। 5. इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील। 6. जगदीशपुर कुंवर सिंह ली ग्रांड। 7. पटना पीर अली मेजर विलियम टेलर तथा आयर। कर्नल नील लॉरेंस तथा हैवलॉक ऐसे अंग्रेज सेनापति थे जो 1857 के विद्रोह को दबाने के दौरान मारे गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त माना गया। हालांकि विद्रोह 1858 में ही समाप्त हो गया था। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। एक, नेतृत्व का अभाव। 2, संगठन की कमी। 3, हथियारों की कमी। 4, शिक्षितों का तटस्थ रहना। 5, विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना न होकर आपसी स्वार्थ होना। जैसे 1, वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी व अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों द्वारा हड़प लेने के कारण वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 2, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। 3, कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली। 4, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया। 5, पीर अली की दुकान जला देने। 6, बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल ने विद्रोह की तथा विद्रोहियों की सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी थी।
और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया तथा उसके दोनों पुत्रों को मारकर उसे रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 7. सिंधियाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया इत्यादि कारणों से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम आस्टरलीन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई थी। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना एक घोषणा पत्र भारत भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है तथा ब्रिटिश सरकार भारत की जिम्मेदारी लेती है और एक मंत्री भारत सचिव को व ब्रिटिश राजा का एक प्रतिनिधि वायसराय को भारत में शासन हेतु नियुक्त किया जाता है। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया जाता है। तीसरा, नई जगहों पर कब्जा नहीं करेंगे। चौथा, धार्मिक नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की जांच हेतु पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग ने निम्न सिफारिश दी थी। कंपनी की गलत नीतियों के कारण 1857 का विद्रोह हुआ है। 2. पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूतों तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली, गोरखाओं तथा पठानों की संख्या बढ़ा दी गई। धन्यवाद। समाप्त।